Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Ayushi Arora and I wish you all a very happy Diwali and a prosperous Diwali और wishing you an eco-friendly Diwali. I hope आप सभी ने eco-friendly Diwali मनाई होगी, ज़्यादा pollution नहीं किया होगा, environment को harm नहीं किया होगा, because you all are very educated people. So आप सबको पता है कि एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, तो एनवायरनमेंट को हमें हार्म नहीं करना है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। विश यू ऑल द लक। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज when you will subscribe the channel then only you will be receiving a notification for further videos. चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देंगे। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं देन आई रिक्वेस्ट यू इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस पहले आप देख लें, उसी के बाद आप इस वीडियो पर आए, ठीक है। सो टुडे वी आर डूइंग क्लास 12th हिस्ट्री ऑफ CBSE बोर्ड एंड वी आर डूइंग बुक 1। बुक 1 जो है आपकी वो कर रहे हैं और उसमें भी हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, विच इज ऑन महाभारत। महाभारत के ऊपर है। एक बारी प्रियांशु जी वो चैप्टर के नाम की जो फर्स्ट स्लाइड है उसको जरा आप शो कर दो। हाँ जी। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज किनशिप, कास्ट एंड क्लास, अर्ली सोसाइटी एंड सोसाइटीज फ्रॉम circa 600 BCE to 600 CE। किनशिप का मतलब क्या होता है? रिश्तेदारी। तो हमने इस चैप्टर में हम पढ़ क्या रहे हैं? कौरव और पांडव की रिश्तेदारी की बात कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं, और भी चीजों की बात करेंगे। किनशिप का मतलब होता है रिश्तेदारी, ठीक है, जो फैमिलियल टाइज जो होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो उन सब टाइज को हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। कास्ट की बात कर रहे हैं। कास्ट एक जो हायरार्किकल ऑर्डर जो कि आपके ब्राह्मणास ने सेट किया था, ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास, वो कास्ट हो गया आपका। क्लास क्या हो गया? अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ठीक है। इस तरीके से उस समय पर जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हो गए वो अलग क्लास में आ गए, उनकी जातीज और श्रेणीज हो गया, ये सारी चीजें। अब हम बात करेंगे अर्ली सोसाइटीज एंड सोसाइटीज की। हम अलग अलग सोसाइटीज को भी स्टडी कर रहे हैं, अलग अलग सोसाइटीज की भी बात कर रहे हैं, और इसका टाइम पीरियड क्या है? 600 BCE to 600 CE, ठीक है। BCE अगर आपने टाइमलाइन वाला वीडियो नहीं देखा है, if you have not watched the video on the concept of timeline, then I request you please go back and do watch it. अगर आप टाइमलाइन का वीडियो देखते हैं तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, वरना डेट्स में आपको फिर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहेगी। तो अगर आपको कंफ्यूजन नहीं चाहिए डेट्स के अंदर, तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप टाइमलाइन वाला वीडियो जरूर देख लेना। और अगर आपको ये वाला चैप्टर समझ में आए तो आप लाइक कर देना वीडियो को, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो सके। और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो बाकी की ये जो चीजें हैं ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें डिस्कस करना है द गोत्रा रूल्स फॉर विमेन। अच्छा, हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है? 600 BCE से लेकर 600 CE तक है। अब देखो, गोत्र की जो बात होती है, जब भी किसी की भी मैरिज होती है तो मैरिज के अंदर गोत्र की बात जरूर होती है। गोत्र की बात करते हैं ना, बोलते नहीं है कि ये लोग अगर सेम गोत्र के हैं तो ये लोग आपस में भाई बहन हो गए। अब भाई बहन हो गए तो इनकी आपस में मैरिज नहीं हो सकती, है ना, ठीक है। तो गोत्रास जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब गोत्रास कोई बोलते हैं, चलिए मैं अभी अभी रीड कर लीजिए, फिर मैं आपको गोत्रास के बारे में बताऊंगी कि ये गोत्रास का इन्वेंशन कैसे हुआ। वैसे इसकी स्टोरी ये है, इस तरीके से इसकी कहानी है कि पहले जमाने में ऋषि मुनि होते थे, ठीक है। अब हर कोई लोग क्या करते थे, एक एक ऋषि के पास में सारे लोग रहते थे। यानी कि कोई अगर
अगर कोई कश्यप ऋषि के आश्रम के पास रहता था, यानी कि कश्यप ऋषि जो थे, अगर उनके आश्रम के पास जो लोग रहते थे तो वो कश्यप गोत्र के हो जाते थे। ठीक है। कोई वशिष्ठ, जो आपके ज्योतिष थे वशिष्ठ जी, अगर वशिष्ठ जी के आसपास जितने लोग रहते थे तो उनका वशिष्ठ गोत्र हो जाता था। तो इस तरीके से अलग अलग गोत्र बनते गए, यानी कि जिनके पूर्वज या जो एंसेस्टर्स बोल लो या जो एल्डरली पीपल बोल लो, वो लोग जिस ऋषि के जगह, मतलब ये मान लो ये कश्यप ऋषि का आश्रम है और कश्यप ऋषि के आश्रम के आसपास जितने लोग रहते हैं वो सब उस गोत्र के माने जाते थे, यानी कि जो उनके डिसाइपल्स हो गए वो उस गोत्र के माने गए। अब कोई किसी और गोत्र का और कोई किसी और गोत्र का। देखिए, जो हमारा जो हायरार्किकल सिस्टम है वो इस तरीके से था कि ब्राह्मणास टॉप पे आएंगे, क्योंकि देखो ये ब्राह्मण्स ने बनाया था, तो ब्राह्मण्स ने अपने आप को टॉप पे रखा। फिर ब्राह्मण्स है, फिर क्षत्रियास है, फिर वैश्यास है और फिर शूद्रास है। ये आपका हो गया वर्ना ऑर्डर। अब गोत्र अलग चीज होता है, हर पर्सन का अलग अलग गोत्र होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि आपका गोत्र क्या है। सो बेसिकली एक एक पर्सन को अलग अलग गोत्र दिया जाता था। पहले आप इसको रीड करेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल टॉपिक और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी है। ठीक है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना गोत्र के बारे में। जिन बच्चों को नहीं पता आज वो जाकर अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि मम्मी या पापा बताओ कि मेरा गोत्र क्या है और गोत्र क्या चीजें होती हैं, तो फिर आपके पेरेंट्स आपको बेटर वे में एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू कीजिए। The Gotra rules for women. One Brahminical practice was to classify people in terms of Gotras. Each Gotra was named after a Vedic seer, and all those who belonged to the same Gotra were regarded as his descendants. Second, two rules about Gotra were particularly important. Women were expected to give up their father's Gotra and adopt that of their husband on marriage. Members of the same Gotra could not marry. Some of the Satvana rulers were polygynous. The queens who married Satvana rulers indicated that many of them had their father's Gotra even after marriage. What is also apparent is the some of these queens belonged to the same Gotra. As an obvious, this was opposite to the ideal of exogamy recommended in the Brahminical text. In fact, it exemplified an alternative practice of endogamy or marriage within the kin group, which is prevalent among the several communities in South India. Satvahanas also had marriage relations with Shaka, who were considered as outcasts. हाँ जी, चलिए पहले आप एक्सप्लेन करेंगे आपको क्या समझ में आया, फिर मैं करूंगी। ठीक है, चलिए करिए। उन्होंने बताया जो ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस होती थी उनमें से एक प्रैक्टिस थी गोत्रा की। जो गोत्रा था हर एक गोत्रा एक वैदिक श्री के नाम के ऊपर बना है, और जो भी लोगों का सेम गोत्रा होता था वो उस वैदिक श्री के डिसेंडेंट्स होते थे। जो वुमेन के लिए जो गोत्रा के दो इम्पोर्टेंट रूप थे वो थे, जो वुमेन थी उन्हें अपना फादर का गोत्रा मैरिज के बाद गिव अप करना था, और जो अपने हस्बैंड का गुजरा था वो अब करना था। सेकंड है कि जो सेम गोत्रा के दो लोग हैं वो साथ में मैरिज नहीं कर सकते। फिर उन्होंने बताया कि जो सतवाना रूलर्स है वो पॉलीगैमस थे, और कुछ सतवाना क्वींस जो थी उन्होंने अब मैरिज के बाद फादर का गोत्रा ही रखा और चेंज नहीं किया। तो उन्होंने बताया कि कुछ जो थी उन्होंने सेम गोत्रा में भी मैरिज की, क्योंकि वो एक्सोगेमी की जो आइडियोलॉजी थी उनको फॉलो करती थी, और जो कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में रिकमेंड की गई थी। फिर उन्होंने बताया कि एक ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिस भी होती थी एंडोगेमी, जिसमें अपने ही किन ग्रुप के अंदर वो मैरिज करते थे, और जो कि ये उन्होंने बताया कि ये जो प्रैक्टिस थी साउथ इंडिया में काफी होती थी। बताया जो सतवाना रूलर्स थे उन्होंने अपनी मैरिज शाखास के साथ भी किया जो कि आउटकास्ट
हाँ जी, वेरी गुड जी, आपने बहुत बढ़िया बताया। तो हमारे यहाँ पर बच्चे थोड़े क्रैकर्स भी जला रहे हैं, दिवाली खत्म हो गई है फिर भी इनकी दिवाली चल रही है। देखिए, हम सबको तो नहीं बोल सकते कि आप इको फ्रेंडली दिवाली मनाइए, क्योंकि बच्चे मानते भी नहीं है। जो शैतान बच्चे होते हैं वो तो नहीं मानते बिल्कुल भी। जो मान जाए वो अच्छी बात है, वरना एनवायरनमेंट में हम सबको रहना ही है, वरना हम सब आगे के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए रेडी रहे कि जो होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं गोत्र की। आपने बहुत बढ़िया बताया। बेटा जी, अगर ज्यादा आवाजें आ रही है तो बताओ, मैं माइक लगा लूं क्या? इतना क्लियर है ना आवाज? हाँ, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि one Brahmanical practice was to classify people in terms of gotras. बोल रहे हैं कि एक प्रैक्टिस है, एक ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस है, यानी कि ये आपके ब्राह्मण जो है उन्होंने ये प्रैक्टिस लेकर आए हैं कि लोगों को क्लासिफाई करते थे इन टर्म्स ऑफ गोत्रास। गोत्र के बेसिस पर लोगों को क्लासिफाई किया जाता था। ईच गोत्रा वाज नेम्ड आफ्टर अ वैदिक सीड। सीड का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये जो रिकॉर्डिंग है ये पहले वाले से कंबाइन हो जाएगी ना? ओके, सो सॉरी, थोड़े से टेक्निकल ग्लिच की वजह से बीच में हमें थोड़ा सा रोकना पड़ा था। अभी हम फिर से शुरू कर रहे हैं। तो इधर बात कर रहे हैं द गोत्रास रूल्स फॉर विमेन। ठीक है, कि औरतों के लिए गोत्र के हिसाब से क्या क्या कायदे कानून होते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। सो इधर लिखा है वन ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस वाज टू क्लासिफाई पीपल इन टर्म्स ऑफ गोत्रास। कि कौन सा इंसान किस गोत्र से बिलोंग करता है उस हिसाब से लोगों को कैटेगराइज किया जाता था। ईच गोत्रा वाज नेम्ड आफ्टर अ वैदिक सीड and all those who belong to the same gotras were regarded as his descendants. जैसे कि मैंने आपको अभी कश्यप ऋषि की बात बताई कि पहले जमाने में क्या होता था, जैसे ऋषि मुनि होते थे। अब ऋषि मुनि के आसपास जो लोग रहते थे वो उस गोत्रा के बन जाते थे। जैसे कश्यप ऋषि के आसपास रहने वाले कश्यप गोत्र के हो गए। जो लोग वशिष्ठ ऋषि के आसपास रहते थे वो वशिष्ठ गोत्र के हो गए। इस तरीके से अलग अलग क्या बनते गए, गोत्र बनते गए। जो लोग उस उधर ही आसपास उनके आसपास रह रहे हैं तो वो उस गोत्र को बिलोंग करने वाले हो जाते थे। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, कि भाई गोत्र बने कैसे। जिस संत महात्मा के आसपास तुम रहते थे और उनके नाम के हिसाब से, जो संत महात्मा का नाम होता था उसके हिसाब से उसका वो गोत्र बन जाता था। यानी कि कश्यप ऋषि का आश्रम है तो उस आश्रम में जितने लोग रहने वाले हैं या उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं तो वो कश्यप गोत्र के हो गए। वशिष्ठ ज्योतिष का, वशिष्ठ ऋषि का आश्रम है तो फिर वहां पर सारे वशिष्ठ गोत्र के हो गए। तो अब दो रूल्स हैं गोत्रा के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टू रूल्स अबाउट गोत्रा वर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। दो कायदे कानून है जो आपको फॉलो करने हैं। नंबर वन, women were expected to give up their father's gotra and adopt that of their husband on marriage. जितनी भी औरतें हैं शादी से पहले अपने, ये जैसे हमने देखा भी है सरनेम के केस में भी होता है। ऑल्दो सरनेम अलग होता है बेटा और गोत्र अलग होता है। ठीक है, सरनेम तो ये होता है जो हम अपने नाम के पीछे एक शब्द लिखते हैं उसको हम सरनेम कहते हैं। तो बोलते हैं कि women were expected to give up their father's gotra and adopt that of their husband on marriage। कि अपने फादर के गोत्र को वो शादी के समय पर छोड़कर और अपने हस्बैंड के गोत्र को अपना लेती थी। आगे लिखा है मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्रा कुड नॉट मैरी। जो सेम गोत्र के लोग हैं वो आपस में शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं शादी कर सकते? क्योंकि सेम गोत्र के लोगों को भाई बहन कंसिडर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर सेम गोत्र है तो यानी कि सेम उस लीनिएज से आ रहे हैं तो ये आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए। ठीक है, आगे क्या लिखा है? आवाज क्लियर आ रही है ना? ठीक है, आगे लिखा है सम ऑफ द सतवाहना रूलर्स वर
polygynous. The queens who married the Satvahana rulers indicate that many of them had their father's gotra even after the marriage. तो जितने भी आपके सतवाहना रूलर्स हैं उधर क्या होता था, जो क्वींस हैं जब वो शादी करने के बाद आई तो उन्होंने अपने हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट नहीं किया और उन्होंने अपने पति के गोत्र को ही कैरी फॉरवर्ड किया। ठीक है, यानी कि फादर का जो गोत्र था उसको कैरी फॉरवर्ड किया, अगर सॉरी कुछ गलत बोल दिया तो फादर के गोत्र को कैरी फॉरवर्ड किया और हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट नहीं किया। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 को समझते हैं। What is also apparent is that some of these queens belong to the same gotra. As is obvious, this was opposite of the ideal exogamy recommended in the Brahmanical text. तो कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण ने टेक्स्ट बनाए, जो आपके ब्राह्मण्स थे उस समय के वो टेक्स्ट बनाते थे, उन ब्राह्मणों ने मना किया था कि सेम गोत्र वाले लोग शादी नहीं करेंगे। तो क्वींस कुछ होती थी वो सेम गोत्र की होती थी। ठीक है, तो यानी कि जो राजा का गोत्र है वही रानी का भी गोत्र है, तो सेम गोत्र वाले ये अलग है, मतलब ये ऑपोजिट है टू द आइडियल ऑफ द एक्सोगैमी। एक्सोगैमी मतलब क्या, कि आपको अपने गोत्र के बाहर से किसी लड़की से शादी करनी है। सेम गोत्र की शादी आज भी आज तो खैर इतना नहीं मानते, आज की डेट में तो सब कुछ ही बदल चुका है, बट फिर भी जो एकदम स्ट्रिक्ट जो ब्राह्मण होते हैं ना वो आज भी मानते हैं कि सेम गोत्रा में शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उन दोनों को भाई बहन कंसिडर करते हैं। फिर आगे 5th पॉइंट में लिखा है, in fact it exemplified an alternative practice, that of endogamy or marriage within the kin group, which is prevalent among several communities in South India. Satvahanas also had marriage relations Shakas who were considered as outcast. एक तो ये बात हो गई कि आपको अपने सेम गोत्र में शादी नहीं करनी है, ये बात के ऊपर फोकस किया जा रहा था। लेकिन साथ ही साथ में ये बता रहे हैं कि जो सतवाहनाज हैं आपके, वो उन्होंने किससे शादी करी, शाकास से शादी करी। ऐसे मतलब सबने नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि बहुत सारे राजा रानियों ने सतवाहनास के जो होंगे उन्होंने शाकास से शादी करी। तो शाकास को क्या कंसिडर करते थे, आउटकास्ट, यानी कि हाई क्लास में कंसिडर नहीं किया जाता था, हाई कास्ट उनको नहीं मानते थे, आउटकास्ट में शादी करी। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि नियम तो बना दिया गया कि ये गोत्र होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी उस आइडिया को, जो नियम है, जो कायदे कानून है, उन रूल्स को ब्रेक किया जा रहा है। समझ में आ रहा है कि 600 BCE से 600 CE का जो टाइम पीरियड है, उस समय पर भी ऐसा नहीं था कि सबने ही ये बात मान ली, सबने नहीं मानी। सतवाहनाज ने मानी, उन्होंने नहीं मानी। सतवाहनाज ने तो आउटकास्ट से शादी कर ली, फिर तो गोत्र का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जब तुमने आउटकास्ट से ही शादी कर ली तो तुम गोत्र वाली बात को तो क्या ही मानोगे। समझ में आई बात? ये वाली स्लाइड आपको क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। आगे लिखा है, were mothers important in early societies? क्या माँ इम्पोर्टेंट होती थी अर्ली सोसाइटीज में? यानी कि पहले पिता का ही गोत्र चल रहा है, फिर उसके बाद शादी के बाद पति का गोत्र चल रहा है, तो ये आपको क्या शो कर रहा है, पेट्रियार्की शो कर रहा है, पैतृक समाज शो कर रहा है, यानी कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है उस समय पर। तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है तो क्या उस समय पर मदर्स इम्पोर्टेंट थी? तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं, मेरे हिसाब से थी। ठीक है, कैसे थी? सतवाहनास का एग्जाम्पल पढ़ेंगे और आगे बताएंगे कि किस तरीके से वहां के रूलर्स ने मदर्स के गोत्रा को अडॉप्ट किया। फादर के गोत्रा को अडॉप्ट नहीं किया, मदर के गोत्रा को अडॉप्ट किया। पहले आप रीड कर लीजिए, फिर मैं इस पे आऊंगी। Were mothers important in early societies? We have seen that Satvana rulers were identified through
metronymics. It means their names derive from that of their mother. In the case of Satavahanas, we know that the succession of the throne was generally patrilineal. It means son succeeded the throne after the death of father. सो यहाँ पर 2 पॉइंट्स बताए गए हैं और दोनों ही पॉइंट्स आपस में क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो कैसे हाँ कैसे मतलब ऑपोजिट किस तरीके से है, कॉन्ट्राडिक्ट कैसे कर रहे हैं एक दूसरे को, कि पहले तो ये बोल दिया गया कि सतवाहना रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू मैट्रोनिमिक्स। तो मैट्रोनिमिक्स से मातृभाषा से मतलब मैट्रोनिमिक्स मतलब इनको अपनी मदर के नेम से डिनोट किया जाता था। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे भी, गोमती पुत्र के नाम से आगे वो एग्जाम्पल आएगा, वो एग्जाम्पल आगे देखेंगे, ठीक है। तो यानी कि जो सतवाहनास में जो रूलर होते थे उनको मदर का सरनेम यानी कि मदर का जो गोत्रा है उससे वो जाने जाते थे। और लेकिन साथ ही साथ ये बोले जा रहे हैं कि जो सक्सेशन है वो पैट्रिलिनियल होता था। सेकंड पॉइंट में जो बात हो रही है पैट्रिलिनियल मतलब कि पहले राजा रूलिंग थ्रोन पर बैठा है, फिर उनका बेटा बैठेगा, फिर वो आगे उनका बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा। तो यानी कि जो सक्सेशन है, सक्सेशन तो मेल डोमिनेटिंग है, मेल डोमिनेटेड है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है। तो राजा की बेटी राजा नहीं बन रही है, राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, ठीक है। तो मेल डोमिनेटिंग तो है, लेकिन जो गोत्र है यहाँ पर वो मदर का गोत्र लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि मदर्स भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सोसाइटी के अंदर मदर्स भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलिए, ये आपके यहाँ से 1 मार्कर जरूर बन सकता है कि क्या मदर इम्पोर्टेंट है। तो हाँ जी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, हम सतवाहनास के केस में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट। पहले जो हमने बात करी थी वो हमने किनशिप की बात करी थी। किनशिप के अंदर हमने क्या बात करी थी, हमने कौरवास की बात की थी, पांडवास की बात की थी ना। वॉइस क्लियर आ रही है ना? हाँ, थोड़ा नहीं तो मैं यहाँ से वॉल्यूम बढ़ा दूं, वॉल्यूम बढ़ाऊं क्या कि ठीक है, बढ़ा दूं? अब बताओ, अब ठीक है। चलिए अब बात कर रहे हैं सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट, कि क्या क्या सोशल डिफरेंसेस रहे हैं बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट, यानी कि कास्ट को छोड़कर लोगों ने क्या क्या चीजें अपनाई। क्या ऐसी रूल बुक्स थी जिनके अंदर कास्ट के बारे में बात की गई। धर्मशास्त्र क्या होता है, धर्म सूत्र क्या होता है, मनुस्मृति क्या होता है, ये क्या सारे कायदे कानून क्या है, इनके ऊपर बातचीत करेंगे। पहले आप इसे रीड कर लो, बाद में मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए पढ़ना शुरू कीजिए। Social differences within and beyond the framework of caste, the right occupation, the Dharma Sutras and the Dharma Shastras also contained rules about the ideal occupations of the 4 categories of Varnas. Brahmins were supposed to study and teach the Vedas, perform sacrifices and get sacrifices performed, and give and receive gifts. Kshatriyas were to engage in warfare, protect people, and administrate justice. Study Vedas, get sacrifices performed, and make gifts. The Vaishyas were expected to engage in agriculture and pastoralism and trade. Shudras were assigned only one occupation, that of serving the 3 higher varnas. हाँ जी बेटा, मेरे फोटो और वीडियो दोनों आ रही है, हाँ जी, आ रही है। मतलब वीडियो और वॉइस हाँ। आ रही है। चलिए ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि समाज में, उस समय के समाज में क्या क्या डिफरेंसेस रहे हैं, यानी कि उस समय की सोसाइटी में क्या क्या डिफरेंसेस रहे हैं। सोशल डिफरेंसेस विद इन
एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट, यानी कि कास्ट के अंदर, दायरे के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस रहे हैं और उसके बाहर क्या क्या डिफरेंसेस रहे हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हम चीज बात कर रहे हैं वो लिखा है द राइट ऑक्यूपेशन। अब किसी भी पर्सन को हम कैसे कैटेगराइज करें? आपने पीके मूवी देखी होगी, तो उसमें वो कहते हैं ना, ठप्पा कहाँ है, कि कहाँ स्टैंप कहाँ लगी है, कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, कहीं पे स्टैंप लगी है? नहीं लगी। तो अब हमें लोगों को कैटेगराइज करना था कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्रा है। तो हम इन्हें कैटेगराइज कैसे करते? उनके वर्क के बेसिस पे, काम से ही तो पता चलता है ना कि वो पर्सन क्या है। सो द धर्म सूत्रास, धर्म सूत्रास मतलब, धर्म सूत्र वो चीज होती है, वो किताब है जिसके अंदर, सूत्र का मतलब क्या होता है? रूल, ठीक है, जिसके अंदर धर्म का, धर्म के रिगार्डिंग, धर्म से रिलेटेड रूल्स लिखे गए हैं। और धर्म शास्त्र क्या होता है? जिसके अंदर, वो शास्त्र जिसके अंदर धर्म की बातें की गई हैं। तो जो धर्म सूत्रास है और जो धर्म शास्त्र है also contained rules about the ideal occupation of the four categories of varna। जो धर्म शास्त्र है और जो धर्म सूत्रास है, ये आइडियल ऑक्यूपेशन की बात करते हैं, चार जो कैटेगरीज है वर्णा की, ठीक है, ये वर्णा की जो कैटेगरीज है इनके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले ब्राह्मण की बात करते हैं। सबसे ऊपर ब्राह्मण बताए गए हैं टॉप मोस्ट पे। तो ब्राह्मण वो लोग हैं, ब्राह्मण्स वर सपोज टू स्टडी एंड टीच द वेदास। वो लोग जो कि पढ़ते और पढ़ाते हैं और जो कि सैक्रिफाइसेस करते हैं। सैक्रिफाइस करने का मतलब क्या? यज्ञ हवन करते हैं और गिव करते हैं और रिसीव करते हैं गिफ्ट्स को, यानी कि दान दक्षिणा देते भी हैं और दान दक्षिणा उन्हें मिलती भी है ब्राह्मणों को। तो ब्राह्मण वो लोग हो गए जो कि पढ़ते पढ़ाते हैं, यज्ञ हवन करते हैं और गिफ्ट्स रिसीव भी करते हैं और देते भी हैं। दूसरे नंबर पे आ गया आपका क्षत्रिय। क्षत्रिय वो लोग होते हैं who were engaged in warfare, जो कि जिनका काम होता है टू प्रोटेक्ट पीपल, एडमिनिस्टर जस्टिस, जस्टिस इंश्योर करते हैं, ठीक है, तो गेट सैक्रिफाइसेस परफॉर्म्ड एंड मेक गिफ्ट्स, ठीक है। वो लोग जो कि युद्ध में एंगेज होते हैं, जितने आपके राजा महाराजा होते हैं वो सब किसका पार्ट हो गए? आपके क्षत्रियस का पार्ट हो गए। नंबर 3 पे आते हैं आपके वैश्यास। वैश्यास वो लोग होते हैं टू एंगेज इन एग्रीकल्चर, पैस्टोरलिज्म एंड ट्रेड, यानी कि वैश्य वो लोग होते हैं जो कि बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, जो किसी भी तरीके का व्यापार करते हैं, व्यापारी होते हैं, ट्रेड करते हैं, उनको हम वैश्यास बोलते हैं। और शूद्रास कौन लोग होते हैं? शूद्रास वो लोग होते हैं जो कि मीनियल जॉब करते हैं और अपर 3 वर्णास को सर्व करते हैं, ठीक है, यानी कि आपके ब्राह्मण्स को भी वो सर्व करेंगे, क्षत्रिय को भी करेंगे और वैश्यास को भी ये लोग सर्व करते हैं। जैसे कि इनका मीनियल जॉब क्या होता है? ये लोग टॉयलेट्स क्लीन करते हैं, या इनको, बिल्कुल पुराने जमाने में ऐसा होता था कि शूद्रास को अलाउ नहीं होता था वेल से पानी लेना। इनको एकदम क्या रखते थे? दूर दूर रखते थे। अगर किसी ब्राह्मण ने पुराने जमाने में शूद्रा को देख भी लेते थे तो वो प्रॉपर नहाने जाते थे उसके बाद, ठीक है। तो इस तरीके का पूरा सिस्टम था। इसलिए तो आज की डेट में आपके जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उनके लिए इतना ज्यादा रिजर्वेशन क्यों है? इसीलिए रिजर्वेशन है, ठीक है। चलिए आगे चलिए। अब बात कर रहे हैं द ब्राह्मणास इवॉल्व्ड मेनी स्ट्रेटजीज फॉर एनफोर्सिंग द राइट ऑक्यूपेशन नॉर्म्स। अब मान लो मैं लोगों को जाकर बोलूं कि एक हम सिस्टम बना देते हैं जिसमें ब्राह्मण टॉप पे होंगे, क्षत्रिय नीचे और उसके नीचे वैश्य और उसके नीचे शूद्रास। कोई हमारी बात क्यों मानेगा? क्या कारण होंगे कि कोई हमारी बात माने? तो वो क्या क्या रीजंस है, वो 4 कारण है, उसको पहले आप पढ़ेंगे फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। चलिए पढ़िए। The Brahmins evolved many strategies for enforcing right occupation forms. One was to assert that the Varna order was of the divine origin.
Second, they advised the king to ensure that these norms were followed within their kingdoms. Third, they attempted to persuade people that their status was determined by birth. Fourth, they also reinforced these norms by stories like Mahabharata and other texts. सो यहाँ पर बोल क्या रहे हैं कि भाई हम ये जो राइट ऑक्यूपेशन नॉर्म्स की इस पर्सन को ये ऑक्यूपेशन करना है और इस पर्सन को ये ऑक्यूपेशन करना है, ये कैसे अपनाते हैं? वन वाज टू असर्ट दैट वर्ण ऑर्डर वाज ऑफ डिवाइन ओरिजिन, कि जो ये वर्ण जो बनाए गए हैं ये डिवाइन ओरिजिन के हैं, इनको भगवान ने बनाया है। ब्राह्मणों ने क्या किया? लोगों के दिल में डर बिठा दिया कि ये सब किसने बनाया है? ब्राह्मण ऊपर, क्षत्रिय नीचे, वैश्य शूद्र, हम भगवान की पूजा करते हैं, हमें भगवान ने बनाया है, और भगवान ने बनाया तो भगवान का आदेश है, ये डिवाइन ओरिजिन है, हमें ये फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या हो गया? सारा खेल डर का है। जैसे वो पीके मूवी में वो उसके फादर को एग्जाम्पल देते ना, सारा खेल अंकल किसका है? डर का। ठीक है, तो डिवाइन ओरिजिन हर एक चीज को किससे कनेक्ट कर देते हैं? परमात्मा से, कि परमात्मा ने बोला है कि ये नॉर्म्स वगैरह होने चाहिए। ठीक है। नंबर 2, सेकंड, दे एडवाइज्ड किंग्स टू एंश्योर दैट these norms were followed within the kingdoms. दूसरी बात ये हो गई कि इन्होंने बोला है राजा को कि ब्राह्मण जो थे ना वो राजा को जाकर बोलते थे कि आप ये आदेश दे दो कि आपके पूरे के पूरे राज्य में ये वाली बात फॉलो की जाएगी। ठीक है। अब कुछ लोग, कुछ राजा वगैरह मान गए होंगे, कुछ नहीं भी माने होंगे। तो इनिशियल स्टेज की बात बता रहे हैं। तो राजा को बोलते थे देखो आप लोग युद्ध लड़ने जाएंगे, हम आपके लिए यज्ञ करेंगे। ब्राह्मण भी तो बहुत चालाकी से सारी बात कर रहे हैं ना राजा से, तो एडवाइस करते थे किंग्स को कि आप ये रूल्स और नॉर्म्स एंड ऑर्डर्स लगा दीजिए ताकि राइट ऑक्यूपेशन लोग चुने। तीसरा क्या होता है कि they attempted to persuade people that their status was determined by birth. लोगों को बोलते थे कि आपके जन्म से ही ये निर्धारित हो गया है कि आप क्या काम करेंगे। यानी कि अगर मैं एक पंडित के घर पैदा हुई हूँ तो मैं पंडित ही बनूंगी। ठीक है। अगर मैं ब्राह्मण के घर पैदा हुई हूँ तो मैं क्या बनूंगी? ब्राह्मण ही बनूंगी। और अगर कोई क्षत्रिय के घर पैदा हुआ है तो वो क्षत्रिय ही बनेगा। तो इस तरीके से लोगों के मन में एक स्टेटस को लेकर एक बात बिठा दी कि बाय बर्थ योर स्टेटस, योर ऑक्यूपेशन हैज बीन डिटरमाइंड, कि आप वही काम करेंगे जो आपके पूर्वज कर रहे हैं। फिर फोर्थ पॉइंट लिखा है, they also reinforced these norms by stories like महाभारत and the other text. तो जैसे महाभारत की कहानी सुना दी कि भाई राजा का बेटा राजा बनता है। ठीक है। तो ये वाली सारी कहानियों के द्वारा ये बताया गया कि ये चीजें होती हैं और इसके थ्रू ये एनफोर्समेंट आया गया। तो ये सारे सोशल डिफरेंसेस ब्राह्मणाज ने क्रिएट किए हैं, लेकिन आज की डेट में ऐसे डिफरेंसेस नहीं है। आज की डेट में जरूरी नहीं है कि जो ब्राह्मण का बेटा है वो ब्राह्मण ही बने। अगर उसे कुछ और बनना है तो वो कुछ और भी बन सकता है। मान लो उसको बिजनेस करना है तो वो बिजनेस क्लास में भी जा सकता है। आज की डेट में ऐसा नहीं है, ये पहले के टाइम की बात हो रही है। 600 BCE टू 600 CE की बात हो रही है। चलिए आगे चलिए। हाँ जी, कृष्णा जी बताओ, नॉन क्षत्रिय किंग से आज करना है कि अभी क्लास को ओवर करें? आप बताओ।